इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ से ही हम शुरू करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? सो इट इज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन चार्ज इज अ स्टेशनरी, इट इज प्रॉपर्टीज आर स्टडीड। जब चार्ज खड़ा हुआ है, मोशन नहीं करता है, तब वो कैसी कैसी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है, वो सारी प्रॉपर्टीज हम कहाँ पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक में। किसकी ब्रांच है? तो इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच है। तो वी कैन सिंपली फ्यू वर्ड्स में हम एक अपने जस्ट फॉर इंटरेस्ट के लिए एक बात नोट डाउन कर देते हैं कि इट इज ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी in which the property of stationary charge study at। ओके, स्टेशनरी चार्ज की हम प्रॉपर्टी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। डन है ये। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज? ओके, एक छोटा सा एक काम कर लेते हैं, हम कॉन्सेप्ट टू बी कवर्ड नोट डाउन कर लेते हैं कि आज हम कितने कितने कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, बरोबर? सो कॉन्सेप्ट टू बी कवर्ड, आउटलाइन ऑफ आवर लेक्चर। तो जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे समझने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। किसके बारे में बात करेंगे अपने? डन है। सो दिस इज द आउटलाइन ऑफ आवर लेक्चर। कैन वी स्टार्ट? फर्स्ट से स्टार्ट करें। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज से। देखो, ये एक चैप्टर ऐसा है ना जिसके अंदर मैं इनिशियल लेवल पे बेसिक फंडामेंटल नॉलेज देने जाऊँ ना, तो 3 घंटा भी कम पड़ जाए। लेकिन हम लंबी लंबी बातें और फालतू डिस्कशन नहीं करेंगे, हम टू द पॉइंट कॉन्सेप्चुअल बात करेंगे। जो कॉन्सेप्ट हमें न्यूमेरिकल सॉल्विंग में, जेई के प्रॉब्लम में काम में आने वाला है, हम हमारे पूरे फोकस को वहाँ कॉन्सेंट्रेट करेंगे। बीइंग अ रीज़न, बहुत वाइड रेंज नॉलेज हमें लेना है, तो काम की चीज़ें ही उठाएंगे, बरोबर ना? चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद द इलेक्ट्रिक चार्ज, फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, what is a what is electric charge? What is an what is an electric charge? कोई बता सकता है? अपने अपने विचार शेयर करने हैं, बरोबर? आपने मास के बारे में सुना है ना? मास के बारे में सुना है, वैसे चार्ज के बारे में भी सुना ही है। चार्ज क्या है? तो चार्ज को हम इस तरीके से अपने शब्दों में बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ड्यू टू विच it can applies the force of it can applies the electrical force, है ना? जिसके कारण वो एक दूसरे, इलेक्ट्रिकल फोर्स किसके कारण लगता है? चार्ज के कारण लगता है, राइट है ये? तो हम इस सिंपल बात को अपने शब्दों में लिख देते हैं। ऐसा कोई पूछेगा नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो हम इसका सिंपल आंसर अपने लिख सकते हैं कि इट्स एन intrinsic property of the material due to which it can apply the electrical force on other charge, है ना? उसके कारण इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है। सेकंड क्वेश्चन ये है, ये चार्ज होता कहाँ है, कितने टाइप का होता है?
तो हम फंडामेंटल नॉलेज लेकर आए हैं। क्या नॉलेज लेकर आए हैं हम? कि दुनिया की सारी चीज़ें किससे बनी है? ऑल द सब्सटेंस, ऑल द मैटर्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ एटम। सही बात है ना? नोट डाउन करते हैं। सो ऑल दी मैटर्स आर मेड अप ऑफ atoms. Atoms possess two type of particles. One is positive proton, second is negative electron. है ना? Atoms possess two type of charges. ऐसे particles लिख सकते हैं. Atoms has, वैसे तो 3 टाइप के होते हैं, न्यूट्रॉन भी होता है, लेकिन हमें न्यूट्रॉन की अभी ज़रूरत नहीं है। हम फोकस जिसकी ज़रूरत है वहाँ पे, चार्जिस पे रखते हैं। न्यूट्रॉन का चार्ज होता नहीं है, इसके लिए हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं। एटम हैज 2 टाइप ऑफ पार्टिकल। फर्स्ट होता है प्रोटॉन। अब प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज होता है भाई लोग? पॉजिटिव चार्जेड। ये पार्टिकल कैसा होता है? पॉजिटिव चार्जेड पार्टिकल होता है, जिसको अपने ऐसे डिनोट करते हैं, राइट? प्रोटॉन का मास कितना होता है? ओके, प्रोटॉन एक पार्टिकल है और पार्टिकल के पास क्या है? चार्ज है। तो प्रोटॉन का जो मास होता है वो आप केमिस्ट्री में सीख कर ही आए होंगे। 1.67 10⁻⁻27 kg, राइट? एंड जो उसके ऊपर जो चार्ज होता है, तो देखो जो चार्ज की वैल्यू है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूमेरिकली सेम होती है, और वो वैल्यू को हम बोलते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑन द चार्ज, और वो वैल्यू को हम बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज, और उसकी वैल्यू क्या होती है? ई जितनी। सो चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, है ना, अपने ऐसा लिख सकते हैं, चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, इसको मैं QP लिख देता हूँ। इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। और ये कैसा होता है? पॉजिटिव होता है उसका नेचर। सेकंड जो हमारे पास पार्टिकल रहेगा, दैट सेकंड पार्टिकल इज अ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है भाई? नेगेटिवली चार्जेड पार्टिकल। उसका जो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जस्ट फॉर नॉलेज आपको पता होना चाहिए, 9.1 10⁻31 kg। एंड चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होगा? तो इट विल बी अ नेगेटिव चार्ज, 1.6 10⁻⁻19 कूलम्ब। डन है ये? सो दिस इज ऑल अबाउट अ चार्ज, ये हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं? हाउ टू गिव अ चार्ज टू एनी बॉडी। तो चलो उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थॉट, हाउ टू गिव अ चार्ज। ओके, उससे पहले एक छोटी सी एक डेफिनेशन, एक वर्ड से जिसके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ, और वो ये है कि इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक में? सो इट्स जस्ट सिंपल, गिविंग अ चार्ज टू द बॉडी। किसी भी बॉडी को चार्ज करना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिफिकेशन। तो 2 शब्दों में लिख देते हैं, अ चार्ज टू दी बॉडी। किसी भी बॉडी को चार्ज दे दो, उस चार्जेड बॉडी बना दो, तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिफिकेशन। तो दूसरा क्वेश्चन, चार्ज कैसे दे, है ना? हाउ टू गिव चार्ज टू एनी बॉडी। क्वेश्चन रेज करेंगे और आंसर भी देंगे। चलो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, हाउ टू गिव चार्ज टू एनी बॉडी। किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे दिया जा सकता है? तो उसका बहुत सिंपल आंसर है, 2 बॉडी को एक दूसरे के साथ क्या करो? रब करो। लेकिन होता क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 बॉडी जो होती है वो एटम से बनी है, और एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। क्यों न्यूट्रल होते हैं? वाई एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? बिकॉज एटम्स के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है। नोट डाउन करते हैं इस बात को भी अपने। ओके, ऑल द मटेरियल्स या ऑल द सब्सटेंस
all the matters are made up of atoms and atoms are electrically neutral. Why? क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल, राइट? सही बात है ना? ओके, तो सिंपल शब्दों में लिख सकते हैं बिकॉज नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड जनरल स्टेट में बेटा नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल इन जनरल स्टेट में। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें देना है चार्ज। हमारा क्वेश्चन ये था कि हाउ टू गिव चार्ज टू अ एनी बॉडी। वी कैन गिव व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर रब टू ईच अदर, सो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? हम एक शब्दों में अगर आंसर लिखना हो हाउ टू चार्ज टू एनी बॉडी, तो विद द मेथड ऑफ रबिंग। दो ऑब्जेक्ट को रब करो, क्या मिल जाएगा? चार्ज मिल जाएगा। बट लेकिन इस प्रोसेस को हम समझते हैं कैसे होता है ये। तो व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर रब टू ईच अदर, होता क्या है समझते हैं। चलो उस बात को थोड़ा टेक्निकलिटी से। मान लो मेरे पास ये एक बॉडी है, उस बॉडी को मैं नाम ए देता हूँ, राइट? एंड आई हैव अनदर बॉडी, उस बॉडी को मैं नाम बी देता हूँ। अब इस बॉडी के पास भी अपने अपने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, मैं एटम्स नहीं दिखाऊंगा, मैं प्लस मतलब प्रोटॉन, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो उसके भी अपने अपने प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे। लेकिन जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो ये न्यूट्रल था। सेकंड केस में भी ऐसा होगा, उसके भी अपने अपने प्रोटॉन होंगे और अपने अपने न्यूट्रॉन हो सकते हैं। नाउ व्हेन वी रब टू ऑब्जेक्ट टू ईच अदर, सो व्हाट हैपन, one electrons of the first body is entangled with the second electron। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड बॉडी के इलेक्ट्रॉन के साथ एंटेंगल्ड हो जाते हैं। फिर हम उसको खींचते हैं। अब खींचते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो एंटेंगल्ड हो गया उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो पकड़ के रखे या तो वो अपनी बॉडी छोड़ के उसके पास चला जाए, राइट है? सो व्हेन two bodies are rubbed to each other, electrons are entangled and it is transferred to the another body। ये प्रोसेस लिखने की जरूरत है या समझ में आती है? ये समझ में आ जाएगा ना? तो हम उसको मैं सिर्फ समझा देता हूँ मैं। तो अब क्या होगा, तो ये हमारा इनिशियल केस था कि ये हमारा मतलब इनिशियल स्टेज था। अब स्टेज 2 में हम रबिंग के बाद क्या देखते हैं, तो जो हमारी बॉडी बी थी, मान लो वो ऐसी थी कि वो उसके इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए राजी नहीं थी, लेकिन दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन खींच लिए। तो बॉडी बी में अब क्या होगा, तो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज का जो था, इसने उसके इलेक्ट्रॉन खींच लिए अपने अंदर। तो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ज़्यादा हो जाएंगे, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मतलब कौन सा चार्ज बढ़ जाएगा? नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ जाएगा। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन चले गए वो चार्ज कैसा हो जाएगा ध्रुव? पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये बात समझ में आती है? 9th में 10th में आप समझे होंगे। तो ये वाली जो हमारी बॉडी ए थी, हमारी बॉडी जो ए थी, यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए वो पॉजिटिव चार्ज, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किए वो नेगेटिव चार्ज, है ना? तो यहाँ पे लिख सकते हैं गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्जेड बॉडी। कैसी? अब ये पूरी बॉडी चार्जेड हो गई, है ना? पहले बॉडी के सारे एटम्स कैसे थे? न्यूट्रल थे। अब बॉडी के अंदर एक्सेस ऑफ चार्ज आ गया, उसके लिए बॉडी कैसी हो गई? नेगेटिव चार्जेड। एंड इसने क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस बिकम पॉजिटिवली चार्जेड बॉडी। सो दिस इज हाउ अ चार्ज कैन बी गिवन। अब यहाँ पे दो बॉडी के बीच में, अब ओके, दो बॉडी को रब किया, चार्ज एक को मिला या दोनों को? आंसर है दोनों चार्ज हो गई। एक चार्ज हुआ,
एक जिसने इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा वो नेगेटिव हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन दे देगा वो पॉजिटिव हो जाएगा. नाउ बोथ द हैव टेंडेंसी ऑफ चार्ज, दैट्स इन बोथ कैन अप्लाई द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल, राइट. दोनों इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा सकते हैं. वो which particles, which charge are responsible for charging of a body? कौन सा पार्टिकल चार्जिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? प्रोटॉन के कारण चार्ज मिलता है या इलेक्ट्रॉन के कारण? तो याद रखते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बहुत भारी होता है. प्रोटॉन को अपने पोजीशन से हिलाना नामुमकिन है. इसके लिए वो न्यूक्लियस, और वो दूसरा बात न्यूक्लियस के अंदर होता है. तो प्रोटॉन कभी चल के कहीं जाता, पूरे फिजिक्स में याद रखेंगे जब भी मूवमेंट ऑफ चार्जेस होगा देयर इज ओनली अ वन मूवमेंट एंड दैट इज ड्यू टू अ इलेक्ट्रॉन. जब हम सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तब थोड़ा टर्मिनोलॉजी बदलेंगे, बरोबर, सेकंड पार्ट में. बट फर्स्ट पार्ट में चलेगा कौन? इलेक्ट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग ऑफ अ बॉडी. फंडामेंटल बात याद रख लेते हैं, है ना. विच पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, 1 मार्क्स का क्वेश्चन. सो electrons are only responsible for charging of a body. दूसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है कि नहीं होता है? होता है. अब मैं किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज दे दिया, नेगेटिव चार्ज दे दिया मतलब उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिए. अगर उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उस बॉडी का मास के बारे में आप क्या बता सकते हो? उसका मास बढ़ेगा, कम होगा या सेम टू सेम रहेगा? इलेक्ट्रॉन देना, भले ही मास बहुत कम है, कंपैरेटिवली कैसा है, बहुत कम है, बट इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स हम तो बहुत माइक्रोस्कोपिक व्यू रखते हैं. इलेक्ट्रॉन चल के गया मतलब पार्टिकल चल के गया. पार्टिकल चल के गया किसके अंदर? बॉडी के अंदर गया, मतलब हमने एक इलेक्ट्रॉन जितना मास क्या किया? ऐड किया. तो आपको क्वेश्चन ये आता है कि वी हैव अ 2 टाइप ऑफ बॉडी, वन इज पॉजिटिव चार्जेड, सेम टाइप ऑफ मटेरियल, सेम मास, सब सेम शेप, सब कुछ था. दोनों को एक दूसरे से रब किया, चार्जेड हो गई. एक पॉजिटिव चार्जेड हो गई, एक नेगेटिव चार्जेड हो गई. किसका मास ज़्यादा होगा, पॉजिटिव का या नेगेटिव का? तो नेगेटिव चार्जेड बॉडी हैज़ मोर मास बिकॉज इट हैज़ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो नोट डाउन कर सकते हैं ये बात अपने, हैं? सिंपल कॉन्सेप्ट है. तो पॉजिटिव चार्जेड बॉडी, अपने पास 2 टाइप की बॉडी होगी, पॉजिटिव चार्जेड बॉडी एंड सेकंड बॉडी अपने पास होगी, वो होगी नेगेटिवली चार्जेड बॉडी. तो एट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाए, नो डाउट रियल लाइफ में इतना मेजरेबल नहीं है, बट थियोरिटिकल देखने जाए तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी, उसका मास जो होगा वो क्या हो जाएगा? मास डिक्रीजेस. इसके मास के बारे में आप क्या बोल सकते हो? मास आर डिक्रीजेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जितने गए उतना तो मास कम हुआ, और उसने गेन किया, तो इसके मास के बारे में क्या बोल सकते हो? मास इंक्रीजेस. सिंपल कॉन्सेप्ट है. बात नंबर 2, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, चार्ज किसके ऊपर रह सकता है? क्या फ्री स्पेस में चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है? फ्री स्पेस जहां कुछ नहीं है, देयर इज नो मैटर. तो याद रखते हैं चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन अ मास. चार्ज ऑलवेज किसके ऊपर आता है? इलेक्ट्रॉन आया तो क्या अपने पास मास लेकर आया ना 9.1, क्योंकि उसको एक मास चाहिए, मैटर चाहिए, और उस मैटर के ऊपर एक खास टाइप की प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज. तो हम याद रख सकते हैं चार्ज रिसाइड्स ऑन व्हाट? मास. चार्ज ऑलवेज कम विद द मास. कोई प्रॉब्लम? इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज और एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज आर नॉट पॉसिबल. अगर चार्ज आ रहा है तो उसके साथ मास आया है और आया है. डन है ये. क्योंकि मान लो ये सवारी है, क्या है? चार्ज की सवारी क्या है? मास.
उसको कहीं पे भी जाना है तो मास के ऊपर बैठेगा और मास के साथ जाएगा। सो लिखते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज चार्जेस आर ऑलवेज resides on a मास। डन है ये, इतनी बातें समझ में आ रही है अपने को। अब एक छोटी सी बात करते हैं। हमने बात की कि दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो चार्ज आता है। हिस्टोरिकल बात है, बहुत लंबे लंबे एक्सपेरिमेंट, बहुत लंबी खासी स्टोरी है इसके पीछे, बहुत डीप हिस्ट्री है, लेकिन हमें उतनी लंबी हिस्ट्री नहीं जाननी है। दो तीन बातें जानेंगे, कॉन्सेप्ट उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या है, तो पहले के ज़माने में जब ऐसा चार्ज का सब लोगों ने स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं इसको, स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपीरियंस सबने करना स्टार्ट किया था। क्योंकि अलग अलग जगह पे वो देखते थे कि दो चीज़ें अट्रैक्ट हो रही है, कभी रिपेल हो रहा है, कभी किसी को छूते हैं तो झटका आता है। आपकी रियल लाइफ में भी होता होगा। ठंडियों की सीज़न में जब हम ब्लैंकेट पूरा सर के ऊपर ओढ़ के सो जाते हैं तो चिट 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 ऐसी आवाज़ आती है ना, टिक 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 टिक, जैसे कोई छोटा सा करंट दे रहा हो। या तो आपको छोटे छोटे स्पार्क दिखते हैं, या तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी प्लास्टिक की चेयर पे बैठे हो या सोफे पे बैठे हो, नायलॉन का जैकेट या ऐसा कुछ पहन के, और किसी ने आके टच किया तो आपको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक झटका लगता है। सो दिस इज ऑल ड्यू टू दिस स्टैटिक करंट। तो हाँ, मैं कहना ये चाहता था कि चलो अपने एक छोटी सी एक्टिविटी समझते हैं। बरोबर, सिंपल सी बच्चों वाली बात है, इसके लिए हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे ही समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक ग्लास रॉड है। क्या है? दिस इज माय ग्लास रॉड। और उस ग्लास रॉड को मेरे पास एक कॉटन का कपड़ा था, उससे मैंने उसको रब किया। डन है। तो इसमें एक चीज कंफर्म है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा। जो लेगा वो नेगेटिव और जो देगा वो पॉजिटिव। तो इस केस में क्या होता है, दिस ग्लास विल लूज देयर इलेक्ट्रॉन। ग्लास क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अगर ग्लास अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो भाई कैसा चार्ज हो जाएगा वो? अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये कॉटन कैसा होना चाहिए? नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। तो ये हमने देखा कि ये कॉटन क्या हो गया? नेगेटिव। फिर हमने ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्लास एंड कॉटन। फिर हमने दूसरा एक काम किया। क्या काम किया? प्लास्टिक रॉड लिया। कौन सा लिया? प्लास्टिक रॉड एंड कॉटन। कोई प्रॉब्लम? तो हमारा जो कलर बदले थोड़ा प्लास्टिक रॉड का, आ जाओ। दिस इज माय प्लास्टिक रॉड। और उसको हमने फिर से एक कॉटन से हमने रब किया। यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि दिस प्लास्टिक रॉड विल गेन अ नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज आया उसके पास? नेगेटिवली चार्जेड। ये कैसा हो गया? मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो जो देगा वो कैसा बनेगा? तो इस केस में वही कॉटन, कॉटन बदला, ऑब्जेक्ट तो वही का वही है, लेकिन वो कैसा चार्जेड हो गया? पॉजिटिव चार्जेड बॉडी बन गई। ये दो केस थे जहां पे हमने देखा कि अलग अलग टाइप के चार्ज ऑब्जर्व होते हैं। हमें कैसे पता चला कि दो टाइप के चार्ज हो सकते हैं? वैसे मैंने पहले ही बताया कि हिस्ट्री बहुत लंबी है, हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा टच एंड फील लेके वापस आ जाएंगे। तो उस ये सारे बहुत सारे एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे अलग अलग सब्सटेंस के साथ, और उनका फिर ऑब्जर्वेशन देखा जाता था। फिर उन्होंने क्या किया कि ये दोनों रॉड को एक दूसरे के साथ ऐसे लटकाया। यहाँ पे उन्होंने एक रॉड रख दी अपनी ग्लास, और फिर यहाँ पे दूसरा रॉड रख दिया, वो था प्लास्टिक। अब इस दोनों केस में आप देख सकते हो, इसको ऐसे अगर हम दूर दूर ऐसे मान लेते कि थोड़ा दूर रखा, डिस सेपरेशन से हमने उसको लगाया था, नज़दीक नहीं था, बरोबर, थोड़ा सेपरेशन देके हमने उसको ऐसे हैंग कर दिया। तो यहाँ पे ग्लास कैसा चार्ज था? पॉजिटिव। और प्लास्टिक कैसा था? नेगेटिव। व्हाट वी ऑब्जर्व, दे आर अट्रैक्टिंग टू ईच अदर। उन्होंने क्या किया? एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। मतलब बोथ हैंड्स, बोथ द केस, ग्लास एंड प्लास्टिक, बोथ द अटेंस डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस। और आप याद भी रख सकते हो, ग्लास ऑलवेज अटेंस पॉजिटिव चार्ज।
हाँ, क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में सबसे ऊपर आता है। मैं वो सीरीज लिखवा दूंगा जस्ट फॉर नॉलेज, कहीं पे उतना उसका कुछ काम नहीं है। एंड प्लास्टिक सबसे बॉटम में आता है, वो ऑलवेज किसी के भी साथ रब करोगे क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज। बरोबर। सल्फर। सो यहाँ पे ऐसा है कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट को आप रब करोगे तो जो ऊपर होगा वो कौन सा चार्ज अटेंड करेगा, पॉजिटिव, है ना। एनी टू ऑब्जेक्ट आर रब टू ईच अदर, एनी टू ऑब्जेक्ट या टू सब्सटेंस, एनी टू सब्सटेंस rub to each other, then the former substance will gain, oh, gain पॉजिटिव चार्ज। कोई प्रॉब्लम? फॉर्मर मतलब जो ऊपर है। मान लो आपने वूल एंड सिल्क को रब किया तो वूल कौन सा बनेगा, पॉजिटिव, सिल्क क्या बनेगा, नेगेटिव। लेकिन मान लो आपने वूल एंड फनेल को किया, ओके, फनेल का मीनिंग यहाँ पे वन काइंड ऑफ कॉटन होता है, क्या होता है, जो कॉटन टाइप के मटेरियल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फनेल। तो उस टाइम में ऐसा बोलते थे। तो कॉटन और वूल को आप रब करोगे तो क्या मिलेगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इट इज डिपेंडेंसी। समझ रहे हैं अपने। अब क्वेश्चन नंबर 2, आपने किसी बॉडी को चार्ज दिया, पता कैसे चलेगा, दिखता तो है नहीं। मेरे को पता लगाना है कि इसके पास चार्ज है कि नहीं, मैं कैसे लगाऊंगा। अलग अलग मेथड है, लेकिन हमारे फिजिक्स में एक छोटा सा हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है टू सेंस द चार्ज, वेदर बॉडी इज चार्जेड और नॉट। ये चेक करने के लिए हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया और उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्कोप। बहुत सिंपल सा फिनोमिना है, देख ले फटाफट। चलो तो इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप, इट इज सेंस वेदर बॉडी इज चार्जेड और नॉट, है ना। द डिवाइस, या तो it is the device which can sense whether the body is charged or not। सही है। उसके लिए क्या होना चाहिए, तो उसके लिए हम एक बॉटल लेते हैं, ग्लास बॉटल लेते हैं हम। तो मैं एक ग्लास बॉटल ले लेता हूँ। सुंदर बॉटल बनाई, डन है। सो दिस इज अ ग्लास बॉटल। उस ग्लास बॉटल के टॉप पे हम एक मेटल डिस्क लगाते हैं। उस मेटल, ओके, ग्लास की बॉटल इसके लिए लेते हैं क्योंकि हम सारे एयर और उसके रेजिस्टेंस से उसको दूर रखना चाहते हैं। ओके, उस मेटल डिस्क से हम एक कंडक्टिंग वायर निकालते हैं, कंडक्टिंग रॉड, मेटल रॉड बोल सकते हो आप। ये क्या है अपना, मेटल रॉड। और ये अपनी कंडक्टिंग डिस्क, इसको भी ये भी मेटल की ही होती है, इसको भी आप जो बोलना चाहते हो बोल सकते हो। ये अपना मेटल डिस्क है, सिंपल लैंग्वेज में लिखूँ ना। फिर उसके एंड पे, यहाँ उसके एंड पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा स्टैंड जैसा होता है। मज़ा नहीं आ रहा है यार, हाँ, स्टैंड जैसा होता है और यहाँ पे दो लीफ लगाए हुए होते हैं, गोल्डन लीफ। क्या होते हैं ये, गोल्डन लीफ होते हैं। सो दिस अरेंजमेंट इज सिंपली नोन एज ए इलेक्ट्रोस्कोप। आप कोई भी बॉडी चार्ज हुई है कि नहीं हुई है वो जानना है तो इसके हेल्प से जानेंगे। अब ये काम कैसे करता है, तो कोई बात नहीं, एक रॉड, हमने वो ग्लास रॉड को रब किया था। अब रब करने के बाद ये चार्ज हुआ कि नहीं हुआ वो मेरे को जानना है। अब हमें पता है ग्लास कैसा चार्ज हो गया था, पॉजिटिवली चार्ज हो गया था। तो हम यहाँ पे एक ग्लास रॉड लेकर आएंगे,
और उस ग्लास रॉड को यहाँ पे टच करवाएंगे। अब ग्लास रॉड मेरा कैसा चार्जेड था? पॉजिटिव चार्ज था। अब क्वेश्चन नंबर 2, कोई भी एटम पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन चुरा के कहीं चले, कोई ले गया है या चले गए हैं। अब वो सारे प्रोटॉन क्या चाहते हैं? कि मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन आए, लेकिन एयर में से तो इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते हैं क्योंकि एयर में इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन ये हमने किसके साथ टच करवाया? उसको मेटल डिस्क के साथ, है ना। अब मेटल डिस्क के साथ टच करवाया, मेटल के पास तो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाना चालू करेंगे? रॉड के अंदर। अगर इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर चले जाएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन तो कम हो जाएंगे ना, तो मेटल डिस्क क्या बनना स्टार्ट हो जाएगी? पॉजिटिव बनना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? रॉड में। और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी अपीयर होगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी अपीयर होगा। अब दो लीप थे, अभी तक न्यूट्रल थे, अब दोनों पॉजिटिव हो गए, तो दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है? रिपल्जन। देखो ये तो मैंने बताया अभी नहीं, मैं मान के चलता हूँ कि ऐसा तो पता ही है, वो है ना। तो यहाँ पे दो लीप कैसे हो जाएंगे? ऐसे हो गए। अगर ऐसे हो गए मतलब आपने जो बॉडी टच करवाई थी वो चार्जेड थी। सो दिस इज हाउ इट इज वर्क। कोई प्रॉब्लम? सो जो ये थे विंग्स थे उसके लीफ, वो कैसे हो जाएंगे? एक्सपांड हो जाएंगे। डन है। सो दिस इज अ इलेक्ट्रोस्कोप एंड हाउ इट इज वर्क। ये भी निकाल दिया गया है, लेकिन स्टिल हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे वर्क करता है। ये समझा, मेरे को इलेक्ट्रोस्कोप से लेना देना नहीं है। आप जो ये समझ रहे हो ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज, रिपल्जन, ये फिनोमिना समझना है। क्वेश्चन नंबर 2, हमने देखा कि चार्ज कैसे कर सकते हैं? रब करने से। लेकिन देर आर वेरियस मेथड्स टू गिव चार्ज टू अ बॉडी। तो हम मेथड्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। टाइप ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन मूवमेंट ऑफ चार्ज। डन है। बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक फंडामेंटल नॉलेज है। सो पेन का कलर येलो कर देते हैं। मटेरियल बेस्ड ऑन मूवमेंट ऑफ चार्ज। आप सबको पता है 3 टाइप के मटेरियल होते हैं, 7 स्टैंडर्ड से पढ़कर आते हो। ओके। हम यहाँ पे मटेरियल को मूवमेंट ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करेंगे। तो मैं आपको एक जनरल, कोई भी मटेरियल हो उसकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करना चाहता हूँ। एट 0 केल्विन, 0 केल्विन दुनिया का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर है। उससे कम यूनिवर्स में कहीं टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। केमिस्ट्री में आप करके आए हो, राइट। तो कोई भी एटम्स, कोई भी मटेरियल जब 0 केल्विन पे होता है तो उस मटेरियल का एटम्स का अगर आप पोजीशन देखोगे तो वो कैसा होगा? तो इसके बीच में न्यूक्लियस और उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स। ओके, मैं यहाँ पे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल हम एटम ऐसे ही बताया करेंगे, बरोबर, क्योंकि वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है हमारा। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ऑर्बिट्स के अंदर ही होंगे, बाहर कोई इलेक्ट्रॉन्स होगा नहीं। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कोरोना टाइम, कोरोना काल में कैसा था भाई? बाहर कोई घूम सकता, सब वो 0 केल्विन टाइम बोल सकते हो कि सब अपने अपने घर में। तो दिस इज एट 0 केल्विन टेम्परेचर। बट जब हम मटेरियल को 0 केल्विन से कहाँ ले जाते हैं? रूम टेम्परेचर पे। कहाँ पे ले जाते हैं? अपने रूम टेम्परेचर पे। तब क्या सीन होता है? तो आपको पता है कि रूम टेम्परेचर नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस कंसीडर करो, तो रूम टेम्परेचर केल्विन में कितना हुआ? 298 केल्विन हुआ ना। तो रूम टेम्परेचर मतलब कितना टेम्परेचर हुआ? 298 केल्विन। कहाँ 0 और कहाँ 298? वैसे देखने जाए तो हमारे रिस्पेक्ट में 25 डिग्री, 25 डिग्री इज नॉट मोर, बट केल्विन स्केल में देखने जाए तो कहाँ 0 और कहाँ 298, बहुत बड़ा गैप हुए। सो ये रूम टेम्परेचर से क्या होता है? तो हमारा जो एटम था उसका आजू बाजू में जो इलेक्ट्रॉन थे, ड्यू टू दिस हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन विल गेन द एनर्जी, है ना। ये टेम्परेचर से, ये टेम्परेचर के कारण क्या करेंगे? तो इलेक्ट्रॉन विल गेन द एनर्जी। वो अपनी एनर्जी को क्या करेंगे? यहाँ टेम्परेचर से एनर्जी गेन करेंगे। अब एनर्जी बढ़ने से अब इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी? सो दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है? काइनेटिक एनर्जी।
this gain the energy and this will be converted into काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का मोशन बढ़ेगा, मोशन में फास्ट आएगा, उसका मोशन क्या होगा, बढ़ेगा। दैट्स मीन यू कैन से दैट इट वेलोसिटी इंक्रीजेस, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और उसकी वेलोसिटी इतनी अच्छे से इंक्रीज हो जाती है, उसके पास इतनी इनफ एनर्जी आ जाती है कि वो जो न्यूक्लियस का बाउंड स्टेट है उसको छोड़ के कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। सो दिस इलेक्ट्रॉन आर गोइंग आउट फ्रॉम दिस एटम्स एंड इट विल बी गो हियर। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया ऑर्बिट छोड़ के, मैं इसको सिर्फ हाईलाइट करने के लिए सर्कल बना रहा हूँ, राइट। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। ये कैसा बन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, ये मान लो मटेरियल के अंदर एक एटम होता है, गिन ना सके, 10 टू द पावर 23, 25, 27 ऐसे छोटे से एरिया में होते एटम्स ले। तो इसके बाजू में भी एक दूसरा एटम होगा, होगा कि नहीं होगा, उसके बाजू में भी इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे भी दूसरा एटम होगा और उसके भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन्स दो एटम्स के बीच का जो इंटर एटॉमिक स्पेस, क्या बोलते हैं हम उसको, इंटर, एटम के अंदर नहीं है, ऑर्बिट के अंदर नहीं, लेकिन दो एटम्स के बीच का जो इंटर एटॉमिक स्पेस होता है वहां ये घूमता रहता है ना। सो दिस इलेक्ट्रॉन इज बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज रिवॉल्विंग एंड डू मोशन इन अ इंटर एटॉमिक स्पेस। ये बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई प्रॉब्लम। तो अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो हर एक मटेरियल के पास नहीं होते हैं। आप देख सकते हो कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन भी कब बना, टेम्परेचर डिपेंडेंसी है ना। तो उसके बेस हम 3 टाइप के मटेरियल्स देखते हैं, देखे आगे। तो जो पहले टाइप का मटेरियल हम इसके अंदर देखने वाले हैं, एंड दैट इज अ कंडक्टर, जो आप सब लोग जानते हो। कंडक्टर मतलब ऐसा मटेरियल विच कैन अलाउज द फ्लो ऑफ अ चार्जेस, है ना। कंडक्टर is the material which can allows the flow of charges, या you can say the movement of charges। डन है। कंडक्टर क्यों अलाउ करता है, बिकॉज इट हैज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो मोशन भी कर रहे हैं, हमने बात की उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अगर इलेक्ट्रॉन मोशन करता है, आप 10th में पढ़कर आए, इलेक्ट्रॉन चलेगा, मोशन करेगा तो करंट प्रोड्यूस करेगा। तो ये झटका क्यों नहीं देता हर एक मेटल चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसकी बात करेंगे, बरोबर, क्यों नहीं देता। अभी तो हमारा चार्ज चल रहा नहीं, हम तो इस पूरे चैप्टर में हमारे चार्ज को पकड़ के रखेंगे ऐसे हाथों में, देखेंगे वहां देखेंगे, है ना। अभी आप नहीं समझ पाओगे और सोच भी नहीं पाओगे वो चीज, लेकिन ये जस्ट बता दिया अभी, बात खुली थी। तो अब हम क्या करते हैं, इस कंडक्टिंग मेटल, ओके, कंडक्टर और नॉर्मली कौन होते हैं, तो मेटल्स को हम नॉर्मली क्या मानते हैं, जनरली मेटल्स आर द कंडक्टर। एग्जाम्पल में आप याद रख सकते हो, मेटल्स, फिर टैप वाटर, गंदा पानी होता है वो भी क्या होता है, कंडक्टर। फिर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, केमिस्ट्री में देखा होगा ना, CuSO4 को इसमें डालो, Cu+ वहाँ जाएगा, SO4 वहाँ जाएगा, तो वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर्स। होता क्या है, तो कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब उसके जो एटम्स तो है ही है, ये मान लो उसके एटम है, और उसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है। अब इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ फ्री नहीं, बाउंड स्टेट में भी होंगे ना, एटम के अंदर भी थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हम क्या करते हैं, हम कोई भी वायर में से करंट फ्लो करवाना है तो बैटरी कनेक्ट करते हैं, है ना। क्या कनेक्ट करते हैं, बैटरी। तो हमने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करना मतलब एक साइड पॉजिटिव प्लेट कनेक्ट करना और एक साइड नेगेटिव प्लेट कनेक्ट करना। तो हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं हमने यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट कनेक्ट कर दी, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, राइट। और यहाँ पे हमने कौन सा टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, हमारा नेगेटिव। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन अब ये फ्री है घूमने के लिए, और उसको
आकर्षित करने के लिए आजू बाजू में प्लेट भी आ गए। दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, झगड़ा, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में प्यार, अट्रैक्शन होता है। सो दे दिस ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। अब देखो इस फिनोमिना को थोड़ा समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था, ये यहाँ चला गया, बरोबर। अब ये इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई ऑर्बिट छोड़ के आया होगा। मान लेते हैं एक 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 सिंपल इलेक्ट्रॉन को पकड़ते हैं और उसकी कहानी समझ लेते हैं कि ये हमने अरेंजमेंट की। उस अरेंजमेंट से क्या हुआ कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था इसने इस पॉजिटिव चार्ज को देखा, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन उड़ के कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन खाली चला वहाँ चला गया, तो यहाँ पे जो वैकेंट सीट बची, ये एटम्स कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक प्लस आ जाएगा। अब ये प्लस क्या चाहेगा, वो भी एक इलेक्ट्रॉन चाहेगा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, ये रहा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या बोला, जगह है, मैं आ जाता हूँ, क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होके इसकी जगह पे आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन मान लो यही वाला जगह से छोड़ के वहाँ पे गया था, मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज था, और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ के गया वो कहाँ से गया था, तो ये वाली जगह को छोड़ के गया था, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव वैकेंसी आ जाएगी, तो यहाँ पे एक दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन होगा, वो उड़ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। सो आप जैसा सोच रहे हो कि इलेक्ट्रॉन निकला और गाइड लेके सीधा निकल गया, ऐसा होता 1 to 1 जंपिंग रैंडम होता है, हमें पता नहीं है, ये हमने देखा भी नहीं है, हमने एजम्पशंस किए हैं ये सारे फिजिक्स की दुनिया में, लेकिन हमने देखा क्या है, रिजल्टेंट। हमने जो सोचा, थियरी बनाई, इक्वेशन बनाए, रिजल्ट चेक किया, ऐसा होता है, मतलब अंदर ऐसा होता होगा। सो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड वी से दैट द चार्जेस आर फ्लोइंग, है ना, ऐसा बोल सकते हैं ना, दैट्स मीन मूवमेंट ऑफ चार्जेस आर डन, यहाँ पर मूवमेंट होता है। तो इस टाइप के मटेरियल को हमने क्या नाम दे दिया, कंडक्टर, राइट। कोई प्रॉब्लम, तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी, उसमें से करंट फ्लो हो सकता है, उसके पास फ्री चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब बैटरी कनेक्ट करो, चार्जेस फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। मूवमेंट, ये चार्ज का मूवमेंट एक्चुअल में कैसे होता है वो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के इंट्रोडक्शन में देखेंगे, 2-3 थियरी है, हम उसके बारे में बात करेंगे। चलो तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है इंसुलेटर, जो दूसरा टाइप है हमारा क्लासिफिकेशन का, वो है इंसुलेटर। ओके, यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं बता देता हूँ, जिस कंडक्टर का, ओके, इसके अंदर जितने ज्यादा नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो हो सकते हैं, जितना ज्यादा करंट फ्लो हो सकता है, उसकी उतनी कंडक्टिविटी क्या होगी, हाई होगी, है ना। तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी किससे डिफाइन होगी, कंडक्टिविटी से। ओके, सो कंडक्टिविटी is the property of a conductor, जितनी हाई कंडक्टिविटी उतना गुड कंडक्टर, राइट। फोर्थ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टिविटी का इक्वेशन डिराइव करेंगे, वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे कैसे करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कैसे करता है, मास पे कैसे करता है, कोलिजन, इस पे, ये सारे फैक्टर्स हम वहाँ समझेंगे। चलो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था इंसुलेटर। इंसुलेटर एक कैसा केस है, तो इंसुलेटर के जो एटम है उसके पास एक खास चीज होती है, क्या होती है, मैं एक ही एटम यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, ये उसका पॉजिटिव न्यूक्लियस और ये उसके इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे तो ये आ गया है, राइट, रूम टेम्परेचर पे तो ये आ गया है 298 केल्विन। अब रूम टेम्परेचर पे पास उसकी एनर्जी भी बढ़ गई। अब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से दूर जाना चाहता है, लेकिन जाता क्यों नहीं है, पॉजिटिव प्रोटॉन न्यूक्लियस ने पकड़ के रखा है। समझ रहे हैं ना बात, आपका कोई दोस्त है, शाम को बाहर घूमने जाना चाहता है, लेकिन घूमने जा नहीं पाता है, क्यों, मम्मी ने उसको पकड़ के रखा है। दो टाइप की मम्मी होती है, एक कि बेटा तेरे को घूमने जाना है, जा, तू मेरा बच्चा है, घूम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बच्चा फ्री हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, यार तेरे को तो कंडक्टर जैसी मम्मी मिली है, मेटल जैसी मम्मी है।
दूसरी मम्मी होती है इंसुलेटर जैसे, पूरा गांव इकट्ठा है, आंटी दोस्त है मेरा, जा लेने दो ना, बहुत मजे। नहीं, कहीं नहीं जाना है, घर पे बैठ तू। बाहर से कितने भी इन्फ्लुएंसर आ गए आ जाए, कितना भी इन्फ्लुएंस करे, कितने भी बातें करे, लेकिन मानेंगे, पकड़ के रखेंगे। न्यूक्लियस क्या करेगा, यहाँ पे दो टाइप के फोर्स है, यहाँ पे हमने यहाँ पे लगा दिए फील्ड, राइट, इसको भी हमने बैटरी से कनेक्ट किया, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो लोग फोर्स लगा रहे हैं, एक न्यूक्लियस से और एक एक्सटर्नल से। जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको मैं एफ ई बोलता हूँ, कोई प्रॉब्लम, जस्ट फॉर टर्मिनोलॉजी समझने के लिए। और न्यूक्लियस के अंदर से जो फोर्स आता है उसको एफ एन बोलता हूँ। इन इंसुलेटर ये क्या होता है, तो जो हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं वो न्यूक्लियस के फोर्स के कंपैरिजन में क्या होता है, बहुत कम होता है। इसके लिए उसके चार्ज उसकी जगह छोड़ के बाहर आते हैं। अगर बाहर नहीं आएंगे तो कोई फ्री चार्ज नहीं है, फ्री चार्ज नहीं है तो देर इज नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देर इज नो मूवमेंट ऑफ करंट, कोई प्रॉब्लम, चार्ज। तो हम लिख सकते हैं इन इंसुलेटर देर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, ओके, एंड दैट्स व्हाई द करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू द insulator. That's mean the movement of charge, the movement of charges are not possible in इंसुलेटर्स। इसको आप नॉन कंडक्टर्स भी बोल सकते हैं। इंसुलेटर को अदर लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ वन काइंड ऑफ नॉन कंडक्टर्स। कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रही है बातें ये, ओके। थर्ड बात, आप ऐसा भी नोट डाउन कर सकते हो कि उसका जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से जो फोर्स लगाया है वो उसके न्यूक्लियस से फोर्स से क्या होता है, कम होता है, उसके लिए ये छूटता नहीं है। एयर क्या है, इंसुलेटर है ना। इंसुलेटर के आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो। तो एग्जाम्पल में हम एक सिंपल एग्जाम्पल समझते हैं, एयर। एयर इज एन इंसुलेटर। यहाँ से मैं कोई भी वायर ऐसे ओपन हो गया है ना, तो वायर से ये चार्ज घूम के हवा में चार्ज निकलता नहीं है। अगर हम वायर को जब तक टच नहीं करेंगे करंट मिलेगा, क्योंकि इंसुलेटर से फ्री जो एयर के जो एटम्स है वो चार्ज को मूवमेंट को अलाउ करते नहीं है। लेकिन बिजली गिरती है तब तो एयर में से ही आती है ना, तो तब क्या हो गया इसके इंसुलेशन को, तो तो अट्रैक्ट तो हर एक कंडक्टिंग चीज दूसरे कंडक्टिंग चीज को करती है। हर जगह पे क्यों नहीं आती इलेक्ट्रिसिटी। अगर यहाँ से वायर, मान लो यहाँ से इसका वायर ओपन हो गया तो अब तक ह्यूमन बॉडी इज कंडक्टिंग, अपने को करंट लगता है ना, मतलब अपने से चार्ज पास होता है, तो चार्ज उड़ के आपके पास क्यों नहीं आता, क्योंकि एयर है। एयर इस चार्ज को आगे जाने देता नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो वोल्टेज होता है वो बहुत हाई होता है, जो फील्ड होती है वो इतनी हाई होती है, कितनी हाई होती है, न्यूक्लियस के फोर्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक का फोर्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ सकते हैं अपने कि जो ये एटम है हमारा, ये हमारा जो न्यूक्लियस का फोर्स है ना, लाइटनिंग क्या बोलते हैं हम उसको, लाइटनिंग, बिजली गिरना मतलब। तो लाइटनिंग के अंदर क्या होगा, तो जो लाइटनिंग के अंदर जो फील्ड फोर्स है वो न्यूक्लियस के फोर्स से क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। और उसके कारण जो एयर है, इंसुलेटर है, लेकिन उसके भी इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट छोड़ के बाहर आ गए, और ये इंसुलेटर अब क्या बन गया, कंडक्टर, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। इसका इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इतना खिंचाव हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स नाउ ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री, और इलेक्ट्रॉन फ्री बन गया तो ये जो इंसुलेटर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, कंडक्टर में। सो इंसुलेटर इज कन्वर्टेड इनटू, इंसुलेटर इज कन्वर्टेड इनटू कंडक्टर। ओके, अब समझने वाली बात ये है कि ये कंडक्टर हो गया, इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेशन। क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेशन। ओके, जब मैं बोलता हूँ कि बैटरी कनेक्ट की मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं, हमारा जो कूलम्ब्स लॉ के बाद का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड अट्रैक्ट करती है वैसे ही इलेक्ट्रिकल फोर्स को समझने के लिए हम क्या समझेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी हाई होगी उतना फोर्स क्या होगा, हाई होगा। तो हर एक इंसुलेटर का एक रेंज, एक लिमिट है, उस लिमिट तक फील्ड अगर दी जाएगी तो वो इंसुलेटर बना रहेगा। उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दी तो वो क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा, है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर का ब्रेकडाउन होना, इसको हम बोलते हैं, उस ब्रेकडाउन होना मतलब इंसुलेटर से क्या हो जाना, कंडक्टर बन जाना। ये बात समझ में आ रही है? ओके। जो एयर के लिए ये जो वैल्यू है, फॉर एयर, फॉर एयर दैट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम, ओके, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से डिनोट करेंगे। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर विच एयर कैन withstand before it converted into conductor is 3 into 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर। इतनी हाई वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाएगा, 10 टू द पावर 6 मतलब आप समझ सकते हो 10 लाख, है ना, 10 लाख के ऑर्डर में है। इतना हाई वोल्टेज, इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, तब एयर के भी इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर आ जाएंगे। इस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम एक प्रॉपर्टी बोलते हैं, उसका एक नाम देते हैं, और उसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एन इंसुलेटर। क्या बोलते हैं इस चीज को, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो कोई भी इंसुलेटर का एक डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, जैसे एयर का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, 3 into 10 to the power 6, मतलब इतने इलेक्ट्रिक फील्ड तक वो इंसुलेटर रहेगा, बरोबर। जैसे मतलब उससे कम वाले इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन जैसे ही ये एक ऑप्टिमम रेंज है, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी मिली, तो ये अब इंसुलेटर से क्या बन जाएगा, कंडक्टर। सो इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है कंडक्टर का, सो इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर विच एयर, यहाँ पे मैं एयर की बात कर रहा हूँ तो एयर जनरल लिख सकते हैं तो सब्सटेंस, फॉर विच इंसुलेटर कैन विथस्टैंड बिफोर इट कन्वर्टेड इनटू कंडक्टर, है ना। एंड फॉर एयर के लिए ये वैल्यू क्या है, ये है। डन है ये बात। क्रोनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी समझ में आई। मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास, अब देखो ये हर एक की फिक्स होती है, हमारे यहाँ पे अलग अलग वायर्स होते हैं, तो वायर्स के बेस उसका इंसुलेशन का साइज अलग अलग होता है ना। इंसुलेशन का टाइप भी अलग अलग होता है, क्यों, क्योंकि वो देखते हैं कि वायर इतना बड़ा है, मतलब इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी, तो इंसुलेशन कितना होना चाहिए, इतना डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला होना चाहिए। तो जितना डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू बढ़ी, उतना वो इंसुलेटर अच्छा है या बुरा। जैसे कंडक्टिविटी अच्छी तो गुड कंडक्टर, वैसे ही डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना वो इंसुलेटर कैसा होगा, गुड इंसुलेटर होगा। तो सर इंसुलेशन गुड बनाने की कहाँ ज़रूरत है, वो तो रोकता है। आपके पास पानी तो है बहुत सारा डैम के अंदर, लेकिन वो पानी घर तक कैसे पहुँचता है, पाइप। तो पाइप के अंदर जो फ्लो होता है वाटर चार्ज, और उसके आजू बाजू में क्या लगाया आपने, इंसुलेटर लगाया है ना। इंसुलेटर क्या करता है, प्रोटेक्ट भी करता है और चार्ज को अल्टी डायरेक्शन में जाने से भी बचाता है। इंसुलेटर लगा दिया मतलब चार्ज का पता है कि ये कंडक्टर में ऐसे ही जा सकता हो। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंसुलेटर। कोई प्रॉब्लम, समझ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू तब तक जब तक जो इंसुलेटर है वो इंसुलेटर रहेगा, बरोबर ना। हर एक की एक प्राइस होती है। जैसे एम एस धोनी, अगर एम एस धोनी मान लो इंसुलेटर है, उसको 10 करोड़ दोगे ना तो ही वो आपकी टीम में आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। तो 10 करोड़ क्या है, एम एस धोनी का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, उससे कम पैसे दोगे तो वो इंसुलेटर रहेगा। लेकिन जैसे ही 11 करोड़ दो तो सीधा क्या बन जाएगा, कंडक्टर। आप बोलो वहां भागेंगे, अभी बोलो कहाँ बॉल देने जाओ,
डन, समझ में आ रही है बात? तो ऐसी चीज है कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उससे कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इंसुलेटर, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दी वो क्या बन जाएगा? कंडक्टर। आगे जा सकते हैं। थर्ड आता है हमारा सेमी कंडक्टर। उसके अंदर पूरा चैप्टर है अलग से, तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। सेमीकंडक्टर कैसे होते हैं? तो टेम्परेचर बेस्ड डिपेंडेंसी उसकी कंडक्टिविटी होती है। एट हाई टेम्परेचर, कैसा टेम्परेचर? हाई टेम्परेचर। ये कैसा बिहेव करते हैं? कंडक्टर की तरह। एंड एट लो टेम्परेचर, क्या ये कैसा बिहेव करते हैं? इंसुलेटर की तरह। कोई प्रॉब्लम? ये आजकल के इंसानों की फितरत के साथ आप जोड़ सकते हो। जब अच्छे दिन होंगे तब बहुत खुश भागेगा, घूमेगा, एंजॉय करेगा। जब दिन बुरे होंगे तब ठंडा होके बैठ जाएगा घर पे। सेमीकंडक्टर, उसको आप बोल सकते हो कि यार यू आर लुक सीम्स टू बी लाइक सेमीकंडक्टर। है, सुख में बहुत आनंदित हो जाता है, दुख में बहुत दुखी हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके फायदे भी बहुत है, आगे देखेंगे। रंग बदलने वाली चीज है ना ये। फोर्थ एक जस्ट फॉर नॉलेज, आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? तो एट वेरी लो टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर, बहुत एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, वहाँ पे उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इट रेजिस्टेंस बिकम्स जीरो, एंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज बिकम मैक्सिमम। बहुत सारा करंट एक ही टाइम पे पास होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे कंडक्टर को बोलते हैं सुपर कंडक्टर। डन है, जिसका हमें अभी कुछ खास पढ़ना नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग की कितनी मेथड हमने देखी? तो पहली मेथड तो आपने खुद ने ही बताई थी, क्या मेथड थी? रबिंग, जिसको हम फ्रिक्शन मेथड भी बोल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? जो हमें समझ में आ गई है। सेकंड मेथड है कंडक्शन मेथड। कौन सी मेथड? कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड का हम दूसरा मीनिंग क्या समझेंगे? कांटेक्ट। हम क्या करेंगे? कांटेक्ट में लाएंगे। समझना स्टार्ट करें। मान लो मेरे पास एक बॉडी ए है, उसको आप कहीं से रब करके ऑलरेडी पॉजिटिव चार्जेड बनाकर लेकर आए हो, और मेरे पास एक दूसरी बॉडी बी है, उस बॉडी के पास कोई टाइप का चार्ज नहीं है। जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, मतलब नेट चार्ज इसका क्या है भाई? जीरो है। डन है। अब मान लो ये कैसी सिचुएशन है, आप ट्रेन में गए हो या तो कोई भी जगह पे, ट्रेन के दो कंपार्टमेंट है। आप ऐसे एक्चुअली ऐसा हुआ कि ट्रेन चलनी स्टार्ट हो गई, तो आपको जो डब्बा दिखा वहाँ चढ़ गए, बरोबर। जिस डब्बे में आप चढ़े वहाँ पे पूरा खचोखच भरा हुआ था, पूरा डब्बा भरा हुआ है। और उसके बाजू वाला जो डब्बा है वो खाली है, उसमें जगह थोड़ी बैठने की है, लेकिन बीच में दरवाजा बंद है, बरोबर। बीच में दरवाजा क्या है? बंद है। अब मान लो टीटी आया, टीटी ने चाबी निकाली और दरवाजा खोला, तो क्या होगा? यहाँ से वहां जाएंगे लोग, कब तक जाएंगे? जब तक वहां जगह पे जगह है तब तक जाएंगे। जब दोनों जगह भर जाएंगे, फिर जो जहाँ पे है वहां पे रहेगा। तो यहाँ बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, और सेम सिमिलर चार्ज रिपेल टू ईच अदर। तो ये वाले चार्ज एक दूसरे से क्या चाहते हैं? दूर जाना चाहते हैं, लेकिन जा सकते नहीं है क्योंकि बीच में एयर है। लेकिन टीटी आया, टीटी ने क्या करवा दिया? कांटेक्ट। हमने इस दोनों बॉडी को क्या करवा दिया? कांटेक्ट करवा दिया, राइट। अब जैसे ही कांटेक्ट करवा देंगे तो टच हो गए। अब एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में चार्ज फ्लो हो सकता है। तो यहाँ पे मान लो इसका चार्ज पहले था 10 जूल, 10 जितना था, बरोबर। अपने यूनिट बाद में डिफाइन करते हैं चार्ज का। 10 जितना चार्ज था, और यहाँ पे नेट चार्ज क्या था? जीरो था। दूसरी बात हम ये भी देखेंगे कि ये जो बॉडी थी, हाँ, उसका जो साइज था, वो जो कंपार्टमेंट का जो साइज था वो छोटा था, मान लेते हैं इतनी, इसके जितना बड़ा नहीं था, लेकिन नेट चार्ज जीरो था, लेकिन जगह है थोड़ी। कांटेक्ट करने के बाद हम क्या देखते हैं कि ये मेरा जो बॉडी ए है उसके पास पॉजिटिव चार्ज तो रहेगा, लेकिन ये कितना हो गया? 6 हो गया। और जो चार्ज जितनी वहाँ उनको जगह मिले, वो वाले चार्ज कहाँ चले गए?
यहाँ चले गए, राइट। तो इसके पास कितना आ गया, चार्ज, इतना चार्ज आ गया, और ये भी नेट चार्ज अब क्या हो गया इसके पास, पॉजिटिव हो गया। कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रही है बात। सो दिस इज हाउ, जैसे ही आप कांटेक्ट करवाते हो तो सिमिलर चार्ज रिपेल टू ईच अदर, एंड ड्यू टू द रिपल्जन एंड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ अ चार्ज, एक चार्ज दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। और ये फिनोमिना हम इलेक्ट्रोस्कोप में समझ चुके हैं, वहाँ पे भी यही समझाया था मैंने, राइट। टच किया था और मैंने बोला टच किया तो इलेक्ट्रॉन वहाँ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज नीचे चला गया। कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये बॉडी कैसी चार्ज थी, पॉजिटिव, जिसको टच किया वो भी कैसी हो गई, पॉजिटिव। याद रखते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग कि जब कंडक्शन मेथड से चार्जिंग करते हैं तो जो बॉडी का बॉडी का चार्ज है वही चार्ज दूसरे को मिलता है। डन है, कोई प्रॉब्लम। तो फिर चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। मान लो उसके अंदर भी सेम चीज होगी। मान ले एक नेगेटिव चार्ज है, सेम शेप सेम साइज, ऐसा रखते हैं अपने, थोड़ा रेस्ट्रिक्शन रखते हैं कि दो मटेरियल है मेरे पास, ये है मेरा स्फीयर ए और ये है मेरा स्फीयर बी। दोनों का शेप, साइज, मटेरियल, सब कुछ क्या है, सेम है, बरोबर। बस तूने जैसे बताया ऐसे इसके अकॉर्डिंग एक पॉजिटिव चार्ज है और एक कैसा चार्ज है, नेगेटिव। मान लेते इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो +5 है, उसका नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, -5 है। क्या है, -5। अब दोनों को मिलाएगा क्या होगा, प्लस को माइनस चाहिए और इसको इलेक्ट्रॉन छोड़ने हैं, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, बरोबर। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। और इसके एक्सेस इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। समझ आए। लेकिन कंडीशन, अगर मान ले यहाँ पे जो चार्ज है वो +5 और यहाँ पे माइनस मान ले 10 है, तो क्या होगा, तो इसमें से जितने चार्ज, ये 5 जितने चार्ज लेकर पहले न्यूट्रल हो जाएगा। तो फर्स्ट केस नंबर 1 में क्या होगा, तो पहले ये जो बॉडी थी 5 जितना चार्ज ले लेगी और क्या हो जाएगी, उसका नेट चार्ज क्या हो जाएगा, ये इंस्टेंट होगा, ये अपने जैसे बातें करें इंस्टेंट हो जाएगा, लेकिन हम उसको समझते हैं यहाँ पे पहले नेट 0 हो जाएगा। और जो ये बॉडी बी थी हमारी, इसका 5 चला, इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब फिर कांटेक्ट में तो है ही, अब ये नेगेटिव ये न्यूट्रल, तो नेगेटिव चार्ज रिपेल करेंगे और दोनों का सेम शेप सेम साइज सब कुछ। डब्बा यहाँ पे मैंने क्या रेस्ट्रिक्ट, ये बड़ा इसको छोटा लिया था, है ना, इसके लिए इसके पास कम चार्ज है, इसके पास ज़्यादा चार्ज है, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत सोच समझ के दोनों को सेम रख दिया। अब दोनों के जगह, दोनों के पास जगह सेम है, अगर जगह सेम है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम होगा, आधा आधा हो जाएगा। तो अब उसके बाद के जैसे ही नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 में हम क्या समझ सकते हैं कि ये बॉडी थी, उसका जो नेट चार्ज था वो -5 था, तो उसका नेट चार्ज क्या हो जाएगा, -2.5, और बी का भी क्या हो जाएगा, -2.5। डन है। तो इस तरीके से ये होगा। तो इसी के हिसाब से एक लॉ बना लेते हैं, लेट्स मेक अ लॉ, लेट्स मेक अ रूल फॉर सेम शेप साइज एंड मटेरियल। मान लो 2 स्फीयर है, 1 एंड 2, एक के ऊपर चार्ज Q है, दूसरे के ऊपर चार्ज 0 है। तो आफ्टर कांटेक्ट, है ना, उसको हम क्या लाए, कांटेक्ट में लाए। तो आफ्टर द कांटेक्ट, आफ्टर कांटेक्ट नेट चार्ज क्या होगा, तो जो बॉडी A है उसका चार्ज क्या हो जाएगा, Q/2, और जो बॉडी 2 है उसका भी चार्ज क्या हो जाएगा, Q/2। डन है। इन जनरल अगर लिखना हो, इन जनरल अगर मैं लिखना चाहूँ तो मान लो इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज Q2 है, तो नेट चार्ज आफ्टर कांटेक्ट जो नेट चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, ये तो पर्टिकुलर वैल्यू मैंने डिसाइड कर ली, Qn0, ऐसा ना भी हो, Q1 ये कुछ अलग हो वो कुछ अलग हो, तो कितना होगा। तो ये बात तो फिक्स ही है कि दोनों के ऊपर सेम ही होगा, है ना, वो सेम चार्ज Q दोनों के ऊपर क्या होगा, सेम होगा। और वो सेम चार्ज Q कितना होगा, तो Q1 + Q2 / 2, ये उसका लॉजिक। दोनों का एवरेज कर लो भाई,
डन है, समझ में आएगी ये बात। मेथड नंबर 3, आगे जा सकते हैं। थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग, एंड दैट इज इंडक्शन मेथड। ये भी हमारे सिलेबस से निकाल दिया गया है, बट जेई के अंदर, वैसे जेई में ऐसा सब बहुत खास आता तो नहीं है, लेकिन पता देता हूँ, बरोबर। इंडक्शन मेथड, इंडक्शन में क्या करेंगे, तो विदाउट कांटेक्ट हम चार्जिंग देंगे, लेकिन कैसे देंगे, कांटेक्ट में आए बिना, बोलो टच किए बिना चार्जिंग दे सकते हैं, पॉसिबल है ये। सर रबिंग वाला समझ में आया, अच्छा था। टच करने वाला भी समझ में आया, अब टच किए बिना सर कैसे चार्जिंग दे, ये तो कोई चमत्कारी चीज होगी नहीं चाहिए सर, टच किए बिना एक्साइट कर दे। चलो दिखाता हूँ, तो बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है, मान लो दिस इज अ माई मटीरियल, राइट। मटीरियल के अंदर नेट चार्ज क्या है भाई, अभी 0 है। जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव, बराबर। नेगेटिव मतलब माइनस मानेंगे। अब मैं यहाँ पे मान लो एक चार्जेड बॉडी लेकर आया, जिसका चार्ज क्या था, पॉजिटिव, टच किया, पास लेकर आया। अब ये पॉजिटिव चार्ज एक फील्ड भेजेंगे और सारे इलेक्ट्रॉन को कहाँ बुलाएंगे, अपनी तरफ बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। तो ये कंडक्टर के अंदर, ये सब्सटेंस के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, फोर्स लगेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ आके इकट्ठे हो जाएंगे, एज पे। इससे बाहर जा सकते नहीं है, क्योंकि बीच में क्या, इंसुलेटर। अब इलेक्ट्रॉन सारे यहाँ आ गए, अब इलेक्ट्रॉन सारे यहाँ आ गए। दूसरी बात, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये प्रोटॉन को अपने से दूर धक्का लगाएगा और इलेक्ट्रॉन को पास बुलाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और प्रोटॉन सारे कहाँ आ जाएंगे, तो आंसर है प्रोटॉन सारे इस वाले एज पे आ जाएंगे। डन है। सो देयर इज, वी कैन सी द सेपरेशन ऑफ चार्जेस एट द एजेस ऑफ द मटेरियल। इसके दो सेपरेशन हो गए, एक अपना सेपरेशन ये हो गया जहाँ पे सारे नेगेटिव चार्ज आ गए और यहाँ पे सारे क्या आ गए, पॉजिटिव चार्ज आ गए। इसके बीच में भी प्लस माइनस तो होंगे ही होंगे, बट नेट एक इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अब यहाँ पे ये फिक्स हो गए, जब तक इसको आपने यहाँ रखोगे वो यहाँ ही रहेंगे, कहीं जाएंगे, और ये यहीं के यहीं रहेंगे, कहीं जाएंगे। इस चार्ज को हम बोलते हैं बाउंड चार्ज। क्या बोलेंगे, ये बाउंड हो गए, क्या बोलेंगे इसको हम, बाउंड चार्ज। कोई प्रॉब्लम, ये भी हो गया और ये भी कैसा चार्ज हो गया भाई, बाउंड चार्ज हो गया, कोई प्रॉब्लम। और यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो जाना, अलग अलग जगह पे अलग अलग पोल बना लेना, है ना। पॉजिटिव पोल एंड क्या बन गया, नेगेटिव पोल। इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे, नए नए शब्द है, समझ में आ रहा है ना। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज पोलराइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब यहाँ पे चार्ज का पोलराइजेशन हो गया। कोई प्रॉब्लम, पोलराइज्ड चार्ज, ऐसा भी कुछ लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोलराइज्ड चार्ज है ये। अब यहाँ पे ये काम हो गया है। बात नंबर 2, ये हमारा स्टेप नंबर 1 था। अरे यार गलत स्पेलिंग, स्टेप नंबर 1। अब हम देखते हैं स्टेप नंबर 2, सबसे बड़ी और गहरी बात। अगर मैं बोलूँ कि मैं नहाने गया था बीच पे, 2 बाल्टी लेके पानी बाहर निकाल दिया, ओशियंस का लेवल डाउन कर दिया, तो पब्लिक हंसेगी कि नहीं हंसेगी, 2 बाल्टी में थोड़ी लेवल डाउन होगा। या तो कोई ऐसा बोले और तुम बोले सर मैं 3 बाल्टी भर के डाल दिया था सर, लेवल 1 बाल्टी बढ़ा दिया, ये भी बात सही नहीं है। क्यों, ओशियंस है, क्या है वो, बहुत बड़ा है, उसके अंदर इतना सारा पानी है, कितने भी बाल्टी उठाओ, कितनी भी बाल्टी डालो, फर्क पड़ता नहीं है। वैसे अर्थ इज एन ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अर्थ क्या है, इलेक्ट्रॉन का ओशियन। कितना बड़ा है देखो आप, कितने एटम्स होंगे, गिन नहीं सकते हैं नंबरों में। इतने एटम उतने इलेक्ट्रॉन्स, कितने सारे अब उस अर्थ में से मैं कुछ लाख इलेक्ट्रॉन ले लूँ, क्या फर्क पड़ेगा, अर्थ चार्ज थोड़ी हो जाएगी। या इलेक्ट्रॉन दे दूँ तो नेगेटिव चार्ज थोड़ी हो जाएगी, अर्थ पे फर्क पड़ता नहीं है। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग। क्या बोलते हैं, हम क्या सीखने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग। तो अर्थ हैज न्यूमेरस, अर्थ इज, लिख ही देता हूँ चलो ना अपने मौलिक लैंग्वेज में, अर्थ इज
एन ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, यू कैन टेक आउट और गिव एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नेट चार्ज ऑफ द अर्थ रिमेन्स सेम, है ना। ये लिखूं कि ये समझ में आएगा, सिंपल सी बात है ना। तो हम यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, तो स्टेप नंबर 2 में हम करेंगे अर्थिंग। अर्थिंग भी हमारे एनसीईआरटी के रेशनलाइजिंग में हटा दिया, लेकिन अर्थिंग के बिना कैसे काम चले, तो पता होना ही चाहिए। तो हम स्टेप नंबर 2 का फिगर मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। हमारी जो पॉजिटिव प्लेट थी वो तो यहीं की यही रहेगी। हमारा जो प्लेट नंबर 2 था उसके जो बाउंड चार्ज थे, नेगेटिव यहाँ पे और पॉजिटिव यहाँ पे, वो भी यहीं के यही रहेंगे। अब हमारा जो ये और बीच में हमारा वो जो नॉर्मल उसकी कहानी चल रही है बीच में, वो हम ये जो हमारा सेकंड मटेरियल है उसको अर्थिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अर्थिंग मतलब कांटेक्ट, एक वायर से कनेक्ट कर दिया और उस वायर को किसके साथ जोड़ दिया, अर्थ के साथ जोड़ दिया। इसका सिंबल ये है, ये सिंबल का मीनिंग हम फिजिक्स में क्या समझेंगे, अर्थिंग किया है। जब हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, हम जब अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सर्किट देखेंगे तो वहाँ ऐसा सिंबल बनाएंगे, अर्थिंग का सिंबल है, मतलब एक रास्ता दे दिया इसको। अभी तक चार्ज के पास क्या हो रहा था, ये प्रोटॉन को जितना हो सके उतना दूर जाना था, इस इलेक्ट्रॉन को जितना हो सके उतना नज़दीक जाना था, लेकिन जा सकते, लेकिन अब एक रास्ता दे दिया। अब एक सिंपल सी बात है, मेरा एक स्टेटमेंट याद रखना है थ्रू आउट द फिजिक्स, प्रोटॉन चलते नहीं है, हम सिर्फ इमेजिनेशन कर रहे हैं क्योंकि बहुत दिक्कत ना होए। लेकिन जब स्वयं के अंदर जागने की बात आए तो पता याद रखना है कि प्रोटॉन चलेगा नहीं। अब प्रोटॉन यहाँ पे है, उसको इससे दूर जाना है, लेकिन प्रोटॉन तो चलता नहीं है। तो अब प्रोटॉन को चाहिए क्या, पॉजिटिव चार्ज को कौन चाहिए भाई, उसकी एक ही ख्वाहिश है, मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो फिर मैं न्यूट्रल हो जाऊं। लेकिन बाहर से कोई दे नहीं सकता था, अब इसको किसके साथ कनेक्ट कर दिया है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, और उसको रास्ता भी दे दिया है। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, खींचेगा। सो इट इज टेकिंग आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अर्थ, और इलेक्ट्रॉन लेकर ये क्या बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रही है प्रोसीजर जीवितेश। पॉजिटिव चार्ज था, चल के नहीं जा सकता, लेकिन उसका टेंडेंसी क्या, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, कनेक्शन दे दिया तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन उड़ के कहाँ आ गए, मटेरियल के अंदर आ गए। तो अब इस मटेरियल के अंदर ये साइड के पोर्शन के कारण चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रल। अब हमने उसका अर्थिंग हटा दिया। ओके, ये स्टेप नंबर 3 में करता हूँ। स्टेप नंबर 3, रिमूव द अर्थिंग। अर्थिंग हटा दिया हमने, तो यहाँ पे सिर्फ कौन सा चार्ज बचेगा, नेगेटिव। और ये वाला जो चार्जेड बॉडी यहाँ पे ऐसे कब से दिखा रहे थे ना, उसको भी हटा दिया, अर्थिंग भी हटा दिया, सब कुछ हटा दिया। अब देखो इस सीन को, इसके पास क्या बचा, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो नेगेटिव चार्ज अब ये हटा दिया तो ये नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली हर जगह स्प्रेड हो जाएगा, और ये बॉडी क्या बन जाएगी, नेगेटिवली चार्जेड बॉडी। बोलो क्या टच किया हमने, कुछ किया नहीं। इसको बोलते हैं इंडक्शन मेथड। क्या बोलते हैं हम इसको, कोई प्रॉब्लम, दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ इंड्यूस्ड करना, दूर से इंड्यूस किया और ये चार्ज हो गया। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अब पॉइंट की बात, कॉन्सेप्चुअल जो हमें याद रखना है, कंडक्शन में जो बॉडी आप चार्ज लेकर आए थे वही चार्ज दूसरे बॉडी को मिलता है। पॉजिटिव बॉडी, अदर बॉडी गेट्स चार्जेड पॉजिटिव, यहाँ उल्टा हो रहा है। लेकर क्या आए थे और चार्ज क्या मिला, ये है। डन है, याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट, है ना। कोई प्रॉब्लम, जा सकते आगे। मैं थोड़े इलेक्ट्रोस्कोप के एग्जाम्पल फ्री टाइम में करवाऊंगा इसी के बेस्ड, है ना, समटाइम्स आते हैं। क्योंकि आई थिंक इतना एक्सप्लेनेशन इनफ है, अभी और डिटेलिंग इसके ऊपर और बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है ये, तो यही हर जगह अप्लाई करना है। एक करके दिखा दूँ सिर्फ, चलो एक दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रोस्कोप लेते हैं, क्या लेते हैं, लेट्स हैव टेक इलेक्ट्रोस्कोप।
इलेक्ट्रोस्कोप का मैं सिर्फ ये वाला हिस्सा ही बताता हूँ अभी, आपको समझ लेने का, ये ग्लास में ही है, हवा हवा चल रही नहीं है। इसको मैंने एक पॉजिटिव चार्जेड बॉडी से लाके टच करवाया, क्या करवाया, कांटेक्ट में ला दिया, तो बोलो ये इलेक्ट्रोस्कोप कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो गया इलेक्ट्रोस्कोप, कोई प्रॉब्लम। अब केस नंबर 2, आई हैव ऑलरेडी अ पॉजिटिव चार्जेड इलेक्ट्रोस्कोप, राइट, कोई प्रॉब्लम भाई, हाँ के ना, डन है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रोस्कोप है मेरे पास। अब मैंने एक यहाँ पे एक रॉड लाया, एंड विच इज अ नेगेटिव चार्जेड रॉड, जिसको मैंने टच करवाया नहीं है, विदाउट कॉन्टैक्ट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट था, यहाँ पे देयर इज नो कॉन्टैक्ट, दूर रखा है, मतलब क्या होगा, इंडक्शन होगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसको दूर रखा तो ये जो लीफ है, गोल्डन लीफ, वो अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे, ये क्वेश्चन, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन। क्वेश्चन अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, मतलब नजदीक आएंगे या दूर जाएंगे लीफ, या कुछ नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन। ओके, दैट्स मीन अट्रैक्ट होगा, राइट। अतुल का आंसर है कि अट्रैक्ट होगा। और कोई ओपिनियन किसी का, तो अब चलो कॉन्सेप्ट हम सीख कर आए, अब बताओ कैसे अप्लाई करना है। फर्स्ट थॉट, नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, है ना। आपने देखा था पॉजिटिव चार्ज था तो उसने अपने पास किसको बुलाया था, नेगेटिव को बुलाया था, तो नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या करेंगे, बुलाएंगे, तो यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएगा, राइट। व्हाट दिस वांट्स टू डू, तो यहाँ पे वो अपने नेगेटिव चार्ज है तो वो किसको इंड्यूस करेगा, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये और पॉजिटिव चार्ज को कहाँ बुलाएंगे, ऊपर बुलाएंगे, कोई प्रॉब्लम। पॉजिटिव चार्ज ऊपर गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है, पॉजिटिव चलता है, नहीं चलता है, तो ऊपर पॉजिटिव कब आ सकता है, तो इलेक्ट्रॉन रिपेल किसको करेगा, इलेक्ट्रॉन को करेगा, तो यहाँ के जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन थे उसको क्या करेगा, धक्का लगाएगा, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन चल के कहाँ जाएंगे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन चल के कहाँ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या डेवलप होना स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रॉन डेवलप होने स्टार्ट होंगे, यहाँ पे क्या डेवलप होना स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रॉन। तो ये नेगेटिव ने यहाँ पे पॉजिटिव इंड्यूस किया, बहुत गहरी बात है ना, ये पॉजिटिव चार्ज, बात समझ में आ रही है ना, स्टेप वाइज। नेगेटिव या तो उल्टा, नेगेटिव ने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया तो इलेक्ट्रॉन चल के कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे, ऑलरेडी पॉजिटिव था उसको इलेक्ट्रॉन मिल गए तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ये ऐसे क्यों थे, क्योंकि चार्ज था, तो न्यूट्रल हो जाने के बाद क्या हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, मतलब ये नज़दीक आ गए, मतलब क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, डन है ये। तो दिस इज, बात समझ में आई, नज़दीक आ जाएंगे ना, ये पॉजिटिव चार्ज थे इसके लिए रिपेल कर रहे थे, अब उसको इसके कारण इलेक्ट्रॉन सारे इसने कहाँ भेज दिए, नीचे भेज दिए, प्लस को माइनस मिल गया तो न्यूट्रल हो गया, तो न्यूट्रल हो गया तो ये बॉडी का जो रिपल्जन का फोर्स था वो चला जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा, ओरिजिनल प्लेस पोजीशन पे। अट्रैक्शन नहीं हुआ, बट इन केस ऑफ जो उसके जो लीव्स थे उसका एक्सपांसन, ओके मैं वर्ड्स चेंज कर देता हूँ, अट्रैक्शन की जगह मैं वर्ड यूज कर सकता हूँ एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन, है ना, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांसन। अब राइट, चलो भावनाएं समझो, शब्द से दूर। तो यहाँ पे मेरी कहने की भावना क्या है कि यहाँ पे क्या होगा, लीव्स के बीच में कॉन्ट्रैक्शन होगा, डन है। तो इस तरीके से आपको सोचना है, मजा सोच सकते हैं ना। आगे जाते हैं, इसके ऊपर और भी एक क्वेश्चन है, आप घर पे जाकर होमवर्क में ट्राई करना। ये नेगेटिव चार्ज ले लिया मैंने, ये इलेक्ट्रोस्कोप कैसा ले लिया, नेगेटिव, और नेगेटिव लाएंगे तो बोलो क्या होगा, तो नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो सारे नेगेटिव, ऑलरेडी नेगेटिव था, सारे नेगेटिव और नीचे आएंगे तो नेगेटिव बढ़ जाएंगे तो क्या होगा,
एक्सपांशन होगा। बदल गया ना, भावनाएं बदल गई। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। उसके साथ सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। ओके, याद रखते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू। ओके, सबसे चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? तो जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अ चार्ज, है ना। सो उसको हम बोलते हैं द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अ चार्ज, दैट इज अ चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन, है ना। जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है उससे कम चार्ज मिल सकता नहीं है दुनिया में, फ्री चार्ज नहीं मिल सकता है। और इसी चार्ज को हमने क्या नाम दिया? एलिमेंट्री चार्ज। क्या नाम दिया? एलिमेंट्री चार्ज। कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो वो होता है 1.6 10⁻⁹ कूलम्ब। क्या है ये? कूलम्ब। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या रहेगा? कूलम्ब। कैपिटल सी रीड करेंगे, कूलम्ब। कोई प्रॉब्लम? दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ अ चार्ज। प्रॉपर्टी नंबर 2, द मैग्नीट्यूड ऑफ या द वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट्री चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। बहुत खास बात लिखी है, वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है। स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रूव्स दैट कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी मास बढ़ता जाएगा। तो मास क्वांटिटी कैसी थी? डिपेंडेंसी ऑन अ वेलोसिटी। उसका इक्वेशन भी एम इज टू एम नॉट अंडर रूट डिवाइड में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। उसके अकॉर्डिंग मास बदलता है, लेकिन जो चार्ज है वो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है? वेलोसिटी है। कोई प्रॉब्लम? सिंपल सा स्टेटमेंट है, कॉन्सेप्ट है, हमें पता होना चाहिए कि वेलोसिटी बढ़ने से चार्ज में कोई फर्क पड़ता नहीं है। डन है ये। स्टेशनरी चार्ज, कैसा चार्ज? जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। स्टेशनरी चार्ज कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टेशनरी चार्ज क्या बना सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर कोई चार्ज मोशन में है ना, मोशन ऑफ अ चार्ज। तो मोशन हमें पता है दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, राइट, और दूसरा होता है एक्सलरेटेड मोशन, राइट। कोई प्रॉब्लम? जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन करेगा, मतलब कांस्टेंट स्पीड से जाएगा, तब वो दो चीजें बना सकता है। स्टेशनरी चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, लेकिन जब चार्ज मोशन में आता है और वो भी यूनिफॉर्म टाइप के मोशन में होगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा एंड मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। डन है। एक वायर में से जो करंट जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। डन है। लेकिन थर्ड, अगर चार्ज को एक्सलरेटेड मोशन दिया जाए, कैसा दिया जाए, तो वो चार्ज ई और बी तो बनाएगा ही बनाएगा, उसमें कोई कमी नहीं है, बट उसके साथ इट कैन रेडिएट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स,
ये क्या बना पाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इन शॉर्ट हमें इतना पता होना चाहिए। पहले हम चार्ज को पकड़ के पढ़ेंगे, उसके अंदर चैप्टर नंबर 1 और 2 हमारे चले जाएंगे। फिर हम चैप्टर को चार्ज को दौड़ाएंगे, उसके अंदर हमारा करंट, इलेक्ट्रिसिटी। फिर हम दौड़ाएंगे तो देखेंगे ये तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, तो इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर हमने उल्टा करके देखा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो फिर इंडक्शन देखेंगे, फैराडेज आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर हम देखेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। फिर हम सब कुछ मिला के देखेंगे वेव्स कैसे बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दैट इज अवर लास्ट चैप्टर, जिसके हम मैक्सवेल के ये सारे चैप्टर में से अलग अलग लॉ बनाएंगे और उस लॉ को इकट्ठा करेंगे, और मैक्सवेल एक मैथमेटिकल फॉर्म देगा और शब्दों में, इक्वेशन के फॉर्म में, इंटीग्रल फॉर्म में वेव्स बनाएंगे। तो ये रहा हमारा पूरे सेमेस्टर का ट्रेलर। आगे जाते हैं, जाए आगे। बात नंबर 4, चार्ज is always resides or resides on a surface of a कंडक्टर। बहुत बहुत अलग शब्द है ये, कंडक्टर। अगर कोई भी कंडक्टर को आप चार्ज दोगे, मेरे पास दो मेटल, दो दो बॉडी थे, एक सॉलिड कंडक्टर स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर है, एंड एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है। हॉलो मतलब अंदर से खाली, सॉलिड मतलब अंदर से भरा हुआ। दोनों को चार्ज दिया तो मैक्सिमम चार्ज किसको दे पाएंगे, हॉलो को या सॉलिड को? हॉलो को चार्ज देना है, तो मैक्सिमम चार्ज मैं सॉलिड वाले स्फीयर को दे पाऊंगा या हॉलो वाले? सॉलिड को। ऐसा सब सोचते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं बताऊँ क्यों ऐसा नहीं होता है, समझते हैं। समझो इस बात को कि मेरे पास चलो अपने थोड़ा शेप का यूज़ कर ही लेते हैं, 3D शेप। कहाँ रहा स्फीयर, ये रहा। एक ये मेरा है, और दूसरा कलर बदल देते हैं, दूसरा मेरा ये है। डन है? मज़ा नहीं आया ये कलर। ये दो स्फीयर है, ये वाला जो है मान लेते हैं ये सॉलिड है, और ये वाला है वो कैसा है, हॉलो है। अब आपने दोनों को पॉजिटिव चार्ज दिया, क्या दिया, सॉलिड है मतलब अंदर तक चार्ज दिया। मान लो ये चार्ज दे दिया पॉजिटिव, अंदर तक दे सकते हैं क्योंकि अंदर भी मटेरियल है। लेकिन यहाँ पे आपने चार्ज दिया तो चार्ज तो कहाँ रहेगा, यहाँ ही दे सकते हैं। अंदर तो एयर है, अंदर तो जाएगा नहीं। अब इसके बारे में भी सोचो, ये चार्ज भले ही अंदर दिया लेकिन अंदर रह पाएगा? लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज क्या हो गए? ओके, तो सॉलिड के अंदर चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करके उसको कहाँ जाना है, एक दूसरे से दूर। दे वांट्स टू गो फर्दर अवे फ्रॉम ईच अदर, है ना? दे वांट्स टू गो फर्दर अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाना है। कितना दूर जा सकते हैं? तो सर सरफेस तक, उसके बाद तो हवा आ जाएगी, एयर इंसुलेटर चार्ज मूवमेंट हो सकता। तो ये जो सारे चार्ज थे इवेंचुअली भले ही आपने अंदर दिया लेकिन घूम फिर के कहाँ जाएंगे? ओके, अब ये चार्ज भी यहाँ सरफेस पे रहेंगे। अब इसका सरफेस और इसकी सरफेस एरिया सेम है या अलग अलग? दोनों के पास सेम एरिया है, तो दोनों के पास चार्ज भी कितना रह सकता है, सेम, है ना? इसके लिए आप चार्ज सॉलिड स्फीयर को कंडक्टिंग स्फीयर, ओके ये कैसा स्फीयर है, ये कंडक्टिंग है ना? कैसा स्फीयर है ये दोनों? कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग का मीनिंग आप दूसरा क्या लेते हो, मेटल। ये कैसे स्फीयर है? तो मेटल हॉलो हो या सॉलिड हो फर्क पड़ता, दोनों पे सेम चार्ज आएगा। 5 नंबर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अरे भाई, यस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या है? आप बॉडी को चार्ज दोगे कैसे? किसी बॉडी को मैंने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो उसका चार्ज 1 ही हो गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया, चार्ज कितना हो जाएगा? 2e। तीसरा इलेक्ट्रॉन दिया, चार्ज क्या हो जाएगा? 3e। ऐसे आप इलेक्ट्रॉन्स एक पूरा जाएगा, आधा इलेक्ट्रॉन कभी जाएगा नहीं। तो आप किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे दे पाओगे? तो या तो मैं 0 चार्ज होगा उस बॉडी पे, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, या तो 0 इलेक्ट्रॉन, या तो 1 इलेक्ट्रॉन, या तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट यू कैन सी, यहाँ पे बॉडी का चार्ज इन शॉर्ट गिविंग चार्जिंग टू अ बॉडी इज व्हाट? अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए तो चार्जिंग, उसका चार्ज टोटल क्या होगा? n टाइम्स e, है ना? सो दैट्स मीन द चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ e। कभी इलेक्ट्रॉन टुकड़ा करके आधा दे सकते नहीं है। मास है, मास वो दूध जैसी चीज है। दूध आप कितना भी ले सकते हो ना, 1 लीटर लो, 1.1 लीटर लो, 1.2 लीटर लो, लेकिन चार्ज है वो आप मान सकते हैं कि आपके टी शर्ट जैसी चीज है। या तो तू 1 टी शर्ट ले सकता है या तो 2 ले सकता है। तो आज तो मैं 1.5 टी शर्ट लेकर आया, एक पूरी थी, एक यहाँ से फाड़ डाली, तो भाई वो लड़की वाली टी शर्ट हो गई। तो टी शर्ट ऐसी क्वांटिटी किसकी होती है? चार्ज की होती है। तो ये जो इंटीग्रल मल्टीपल में आगे बढ़ना, उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्या बोलते हैं? बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है ना? चार्ज इज नॉट अ कंटिन्यूअस क्वांटिटी, वो इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज on any body is integral multiple of चार्ज E। कैसा मल्टीपल? इंटीग्रल। n की कौन कौन सी वैल्यू अलाउ है यहाँ पे? तो n कैन बी 0, 1, 2, 3 एटसेट्रा। 1.1, 1.2 ऐसा हो सकता नहीं है। तो ये एक लिमिटेशन है, या तो आप बॉडी का चार्ज ये लेवल का होगा या तो ये लेवल का होगा, बीच में कोई चार्जिंग का लेवल होगा नहीं। ये ऐसी बात हो गई। या तो आप फर्स्ट फ्लोर पे खड़े रह सकते हो या तो सेकंड पे। कोई फोन के कहाँ है? मैं 1.5 फ्लोर पे हूँ, ऐसा कोई बोलता है? क्योंकि जगह ही नहीं है खड़े रहने की। डन है। तो दिस इज कॉल्ड अ क्वांटाइजेशन। जा सकते हैं आगे। तो क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला चार्ज Q इज इक्वल टू एन ई, वेर एन इज 0, 1, 2, 3, 4। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आपने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। सेम टू सेम स्टेटमेंट चार्ज के लिए। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड system, the total number of charge remains constant, है ना? The net charge remains same। ये कॉन्सेप्ट है। इसका स्टेटमेंट भी कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, चार्ज neither can be created nor to be destroyed in an isolated आपको पता चल रहा है साइंस वालों की हैंडराइटिंग क्यों अच्छी नहीं होती? क्योंकि हमारा एग्जामिनेशन, हमारा सब कुछ क्या है? ऑब्जेक्टिव है। हमें डिस्क्रिप्शन लिखने भी कम होते हैं ना। बोर्ड भी देखो 70% ऑब्जेक्टिव डाल रहे हैं। सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसी है? ऑब्जेक्टिव है। अंडरस्टैंडिंग पे वजन दो, भावनाएं समझो। चलो, तो ये बात समझ में आई। इसका मीनिंग ओके, ये स्टेटमेंट समझ में आए, उसका एक छोटे से एग्जाम्पल से और समझ में आएगा। मान लो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम थी मेरे पास,
ये रही, बंद कर दी, मतलब कोई बाहर से चार्ज इसके अंदर। ओके, आइसोलेटेड सिस्टम में आप कोई चार्ज क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। हम जब न्यूक्लियर फिजिक्स सीखेंगे तब एक छोटा सा एक और रूल में ऐड करूंगा, पेयर प्रोडक्शन एंड एनहिलेशन, बरोबर। न्यूक्लियर फिजिक्स पार्ट 2 में, अभी नहीं करना है। चलो तो इसके अंदर मान लो मेरे पास एक चार्ज है 5, दूसरा चार्ज है 3, तीसरा चार्ज क्या वैल्यू रखूँ? हाँ, 8 रख देता हूँ, लो। तो ये एक चार्ज था, 3 चार्ज थे इस सिस्टम के अंदर, बरोबर। फिर इस डब्बे को मैंने ऐसे ऐसे हिलाया और रबिंग होगा, दो चार्ज, दो बॉडी के बीच में रब हुआ, तो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा कि नहीं होगा? होगा ही ना। रब होगा तो चार्ज एक दूसरे में ट्रांसफर होंगे, कांटेक्ट। तो कुछ प्रोसेस के बाद इसी को मैंने देखा कि मेरा जो चार्ज Q1 था वो 6 हो चुका था, चार्ज Q2 था वो 4 हो चुका था। तो क्वेश्चन है Q3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऐसा 1 मार्क्स का एमसीक्यूज आपको पूछते हैं यहाँ से, बोर्ड के अंदर आ सकता है। तो कैसे लाओगे, बोलो क्या होगा Q3? तो एवरेज क्या, द नेट चार्ज रिमेन सेम। तो यहाँ पर नेट चार्ज Q क्या होगा अपना? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 नेट होगा। वो कितना होगा? 5 प्लस 3 प्लस 8, कितना होगा ये? तो 8 प्लस 8 16। तो ये यहाँ का नेट, तो इसका जो नेट चार्ज है वो कुछ भी कर लो, कितना रहेगा? 16 ही रहेगा। तो इसका 16 है। तो इस स्टेटमेंट बहुत सिंपल लिखा है, देखो, नेट चार्ज रिमेन सेम। मैंने क्या बोला? ये कॉन्सेप्ट है, ये तो स्टेटमेंट है। तो कॉन्सेप्ट ये 16 है, तो इसका भी आइसोलेटेड सिस्टम 16 ही होना चाहिए। तो इक्वेशन यूज करे कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू क्या होगा? Q1 6 दिया है, Q2 4 दिया है, और Q3 फाइंड करना है। तो 6 प्लस 4 10, 10 सामने जाएगा, Q3 क्या आ जाएगा भाई? 6। कोई प्रॉब्लम? दिस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। समझ में आ सकती है बातें? अब हम स्टार्ट कर सकते हैं, करना चाहे तो। यहाँ पे सारा थियोरिटिकल काम पूरा होता है, एक बैकग्राउंड बोलते हैं ना, बैकग्राउंड, वो बन गया हमारा। अब मैथमेटिकल्स काम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वैसे 10 मिनट है, कूलम्स लॉ तो डिफाइन कर ही सकते हैं, कर दे। कल से कल वेक्टर स्टार्ट करेंगे, पूरा वेक्टर का समझेंगे। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन बहुत डीप नहीं बताऊंगा, जितनी अपने को ज़रूरत है, जो चैप्टर्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल मेथड, गोल्डन रूल फॉर अ विजुअलाइजेशन ऑफ टू वेक्टर, ये सारी बातें मैं करूँगा, बरोबर, कल। चलो तो नेक्स्ट, पेज नंबर 20, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, डीप में कल से स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा एक भी डीपीएस नहीं बनेगा। कूलम्स लॉ बहुत सिंपल लॉ है भाई। इट इज ओके। पहले मैं कूलम्स लॉ डिफाइन करने के पहले एक पॉइंट डिफाइन करना चाहता हूँ, पॉइंट चार्ज। व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट चार्ज? तो द स्पेशियल साइज इज निग्लेजिबल। कोई भी पार्टिकल है, उसके रिलेटिव डिस्टेंस के, मान लो कि मेरे को यहाँ से जाना है बॉम्बे, बरोबर। तो यहाँ से बॉम्बे की साइज 550 किलोमीटर है। उसके कंपैरिजन में मैं वो जिस कंपार्टमेंट में बैठा हूँ, उस डब्बे की लेंथ क्या हुई? निग्लेजिबल हुई, है ना। रिलेटिवली डिस्टेंस क्या हो? बहुत निग्लेजिबल। उसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में ये बोलते हैं पॉइंट चार्ज। किसको बोलते हैं? तो द चार्ज विच स्पेशियल साइज इज नेग्लिजिबल। डन है। जिसका स्पेशल साइज, स्पेस के अंदर जो साइज है वो निग्लेजिबल है कंपेयर टू ऑल अदर डिस्टेंस, उसको पॉइंट चार्ज बोलते हैं। कूलम्स लॉ पहले हम पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइन करेंगे। ये कूलम्स लॉ क्या देता है? तो दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगता हुआ फोर्स देता है। डन है। तो सपोज कर लेते हैं मेरे पास एक पॉइंट चार्ज Q1 है, दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है। दिस टू चार्ज आर सेपरेटेड विद डिस्टेंस r। सो द फोर्स, द इलेक्ट्रिकल फोर्स, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दिस टू पॉइंट चार्ज कैन बी गिवन बाय दिस फोर्स। पहले चलो छोटे बच्चों की तरह बताता हूँ। ये जो फोर्स होगा वो कैसा होगा? तो प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड
inversely square proportional to the distance between them. Hence this force can be defined as small k q1 q2 divided by r square, and this is the same as the gravitational law. ग्रेविटेशनल का फोर्स को भी इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ. डन है. सो दिस इज द कूलम्ब फोर्स वेयर व्हाट इज अ के इज कॉल्ड कूलम्ब कांस्टेंट. क्या बोलेंगे इसको, कूलम्ब कांस्टेंट. एंड ये कहाँ पे डिपेंड करता है, तो दिस कूलम्ब कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन मीडियम. किस पे डिपेंड करता है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है ये. डन है. ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना. वो एक मीम्स देखी होगी जिसके अंदर वो वो न्यूटन ने फॉर्मूला लिखा है और कूलम ऐसे करके, वो मिस्टर बीन वाले, है ना. वो कूलम होता है, वो न्यूटन का ऐसा फॉर्मूला देख के कॉपी कर लेता है. लेकिन दोनों में फर्क है. फर्क क्या है इसमें और उसमें, बता सकता है कोई. वहां पे जी यूनिवर्सल कांस्टेंट था, मीडियम पे डिपेंडेंसी नहीं थी. समझ में आ रही है ना बात. यहाँ पे के किस पे डिपेंड है, डिपेंड्स ऑन अ मीडियम. डिपेंडेंसी आ गई. दूसरा कोई डिफरेंस बता सकता है ग्रेविटी और इसके बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम फोर्स के बीच में. वो दो मास के बीच में लगता हुआ फोर्स था, बेसिक डिफरेंस बोलो. और ये दो चार्ज, वो फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव था, ऑलवेज अट्रैक्शन प्रोड्यूस करता था. ये फोर्स, दो पॉजिटिव चार्ज रखोगे क्या होगा, और एक पॉजिटिव और नेगेटिव रखोगे, दैट्स मीन दिस कैन शो बोथ द टाइप ऑफ नेचर, अट्रैक्शन एंड रिपल्जन. और वहां पे सिर्फ क्या था, सिर्फ अट्रैक्शन था. इसके लिए आपने जो ग्रेविटेशनल के अंदर भी न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स का वेक्टर फॉर्म सीखा था, राइट. और उस फॉर्म को आपको आया भी होगा, बरोबर. लेकिन वो फॉर्म इससे अलग है. क्यों अलग है, उसका वेक्टर अलजेब्रा उसके कंपैरिजन में थोड़े रूल बदलेंगे. क्यों, क्योंकि ये कभी अट्रैक्टिव है कभी रिपल्सिव है. तो बेस्ड ऑन दैट फैक्टर वी हैव टू डिसाइड द साइन ऑफ द डायरेक्शन. बहुत इंटरेस्टिंग टॉक कल से स्टार्ट होगी हमारी, बहुत लॉजिकल, एकदम डीप जाने वाले हैं. लेकिन इजी है, कुछ खतरनाक नहीं है. मेरे को लगता है इस पर क्या बड़ा बात कर रहे हैं अपने, सिंपल सोचते जा रहे हैं और जो मन बोल रहा है वो बताते जा रहे हैं. तो दिस इज कूलम लॉ, इसको अपने वर्ड्स में डिफाइन कर दे. ओके, दिस फोर्स आर एक्टिंग बिटवीन द लाइन जॉइनिंग दी टू चार्जेस. ओके, ये स्टेटमेंट हुए. सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two point charge is directly proportional to the product of the charge and inversely square proportional to the distance between them, and it is act in the direction of line joining of two charges. This is a Coulomb's law. ये दो पॉइंट चार्ज और ये फॉर्मूला. के की वैल्यू मैं फ्री स्पेस के लिए जस्ट डिफाइन करता हूँ. इसका एक अलग से पूरा डिस्कशन कल हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से, जिसमें हम परमिटिविटी, एक फैक्टर है जो मीडियम को डिफाइन करता है, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सारी चीज़ें कल हम डिफाइन करेंगे के अंदर. आज यहाँ तक हम हमारे सेल्फ को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, 7 एग्जैक्ट बच गए हैं. सो द वैल्यू ऑफ के फॉर अ फ्री स्पेस, किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए वैल्यू ऑफ के होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. डन है. एक लास्ट छोटी सी बात कर दूं जो मेरे को याद आई है लिखते टाइम.
व्हाट डू यू मीन बाय 1 कूलम चार्ज? 1 कूलम चार्ज क्या है? क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय 1 कूलम चार्ज? किसको बोलोगे 1 कूलम चार्ज? या तो चार्ज का यूनिट कूलम कहाँ से आया? तो चलो वो तो आप 10th में पढ़कर आए। करंट इज इक्वल टू क्या होता है? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, बराबर। करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय टाइम। तो आप सबको पता है कि आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू डिवाइड बाय टी। ये फॉर्मूला बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? आई इंटू टी। चार्ज का यूनिट क्या लिया आपने? 1 कूलम। करंट एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। कूलम फंडामेंटल, कूलम इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी साथ थी, आपको याद है, उसमें करंट भी थी, एम्पियर। करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है भाई? 1 एम्पियर, और टाइम का 1 सेकेंड, बरोबर। मतलब आपके पास कोई कंडक्टर है, क्या है? कंडक्टर, उसके कोई पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितने टाइम में? 1 सेकंड में। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में उसके अंदर जो फ्लो होने वाला जो करंट है वो कितना हो? 1 एम्पियर हो। मान लो कोई बॉडी है जिसके अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। कितना एम्पियर? 1 एम्पियर। तो 1 सेकंड में जितने चार्ज इस यहाँ से क्रॉस सेक्शन को पास करेंगे, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन अ 1 सेकंड व्हेन करंट इज फ्लोइंग 1 एम्पियर, दैट अमाउंट इज नोन एज 1 कूलम्ब। बात समझ में आ रही है? ये वायर है, 1 एम्पियर करंट जा रहा है। कितना एम्पियर? मान लो ये पाइप है, इसमें से 1 एम्पियर वाटर फ्लो हो रहा है। 1 सेकंड के अंदर जितना पानी आपके पास मिले वो पानी क्या है? 1 कूलम्ब। अब पानी को रिप्लेस कर दो करंट के साथ, चार्ज के साथ, बरोबर ना। 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो 1 सेकंड में जितना चार्ज इकट्ठा होगा, पास होगा, वो अमाउंट ऑफ चार्ज को हम क्या बोलेंगे? 1 कूलम्ब चार्ज। कोई प्रॉब्लम? तो एक और छोटा सा क्वेश्चन इसके बेस बता दूं। 1 कूलम्ब चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2। तो हमें फॉर्मूला पता है, Q इज इक्वल टू क्या है? एनी। ई की वैल्यू हमें पता है, ई की वैल्यू क्या है? 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इतना छोटा होता है ई। हमें क्या चाहिए? 1 कूलम। तो क्यू की जगह क्या रखेंगे? 1 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं, ई की जगह क्या रखेंगे? 1.6 10 टू द पावर माइनस, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 डिवाइड बाय 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। अप्रोक्सीमेटेड कुछ 6 इंटू 10 टू द पावर 18, ऐसे कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। आपके पास कैलसी होता है कर देने का, मेरे को याद नहीं है लेकिन ऐसा ही कुछ आता है, मैं अभी देख लेता हूँ। 1 डिवाइड बाई 1.6 पॉइंट्स, हाँ 6.25, मतलब सही है ये। डन है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।